हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरान में। दोस्तों आज हम लोग एडिटोरिया का जो 5000 प्लस समान अध्ययन के प्रश्न है इसी बुक को देखने वाले हैं। इस बुक में जो है 100 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और एक प्रैक्टिस सेट में जो है 50 प्रश्न करके दिए हुए हैं। इसमें जो प्रश्न है सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगामी जो एग्जाम है बिहार पुलिस का और री एग्जाम और बीपीएससी टीचर का, दोनों के लिए ये बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बाकी और जो भी एग्जाम है देखिए इस बुक में दिया हुआ है कि ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है ये बुक उपयोगी है। इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 17 तक को देख लिया था। सेट नंबर 18 को देखेंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो एडिटोरिया 5000 प्लस के नाम से जो मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है उस पिछले वीडियो को भी ज़रूर देख लें। इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाल मिट्टी की प्रकृति होती है, तो लाल मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। मिट्टी में जो है अगर पीएच मान जो मिट्टी का 7 से कम हो जाए तो अम्लीय माना जाता है और 7 से अधिक होने पर जो उसे क्षारीय माना जाएगा। अगर मिट्टी का अम्लीयता को ख़त्म करना हो तो अम्लीयता को ख़त्म करने के लिए जो है उसमें क्या मिलाएंगे, तो चूना मिलाना पड़ेगा। उसमें चूना मिलाने से जो मिट्टी की अम्लता को दूर कर सकते हैं और क्षारीयता अगर अधिक है उसे दूर करने के लिए जो है इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। तो जिप्सम मिलाने से जो है मिट्टी की क्षारीयता दूर हो सकती है। यहाँ पे और हम लोग कुछ मिट्टी से महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लें तो मिट्टी को जो है भारत की मिट्टी को 8 प्रकार का माना गया है। इसमें इसे जो है ICAR के द्वारा भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। पहला जो इसमें हो जाता है, अगर हम लोग ICAR की बात कर लें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इसे आप लोग देख लीजिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। इसका जो फुल फॉर्म हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी जो स्थापना है ये 1929 में हुई थी, इसे ध्यान में रखिएगा। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अनुसार जो है 8 तरह के मिट्टी दिया गया भारत में जो है। तो उसमें जो पहला मिट्टी है सर्वाधिक संख्या जो है 8 प्रकार की मिट्टी में ये जलोढ़ की सर्वाधिक संख्या हो जाती है। और उसके बाद जो है लाल मिट्टी की है और फिर काली लेटेराइट, पर्वतीय, मरुस्थलीय और क्षारीय मिट्टी, उसके बाद दलदलीय मिट्टी, ये सभी जो है मृदा के प्रकार हैं। और अगर मृदा दिवस हम लोग देख लें तो मृदा दिवस जो है ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मृदा के अध्ययन को जो है पेडोलॉजी कहा जाता है। सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो इसमें बन रहे थे, मैंने सभी को बता दिया, ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 में क्या दिया हुआ है, तो दक्कन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है। दक्कन पास के बारे में पूछ रहा है, किसके मध्य स्थित है, तो ये जो स्थित है दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। दिया हुआ है कि किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो ये क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पहले भी पूछा गया है, इसका जो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं ने जो है नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का जो है मंदिर कहा है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग जो कहा जाता है ये किस राष्ट्रीय उद्यान को, तो ये केवलादेव जो घना नेशनल पार्क है इसे ही कहा जाता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ये राजस्थान में पड़ता है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को दिया हुआ है कि त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। तो त्रिशूल पर्वत शिखर जो अवस्थित है ये उत्तराखंड में अवस्थित है, इसे ध्यान में रखेंगे। त्रिशूल के अलावा अगर हम लोग बद्रीनाथ, गंगोत्री देखें तो ये सभी भी जो है उत्तराखंड में ही अवस्थित है, ध्यान में रखेंगे। आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को दिया हुआ है कि माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है। तो माही सुगंधा जो फसल की प्रजाति है ये धान की हो जाएगी, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। धान की अगर कुछ और प्रजाति हम लोग इसका नाम देख लें तो ये जो है बासमती, जामा, पद्मा, ये सभी जो है धान की ही प्रजाति है। गेहूं का अगर हम लोग बात कर लें तो गेहूं का जो है
ये सोना और सोनालिका जो है गेहूं की प्रजाति हो जाती है। वही अगर हम लोग देख लें सरसों की, तो सरसों जो है इसकी प्रजाति पूसा गोल्ड और किसान गोल्ड है। अगर हम लोग धान का यहाँ पे देखें तो प्रथम राज्य जो इसमें उत्पादक में हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है वर्ष में 3 बार जो है धान की फसल को उगाते हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। दिया हुआ है कि बाजरा का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो बाजरा का नियम जो प्रस्तुत किया था ये क्या था? JBC के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, JBC के द्वारा। माल्स का जो यहाँ पे बात किया गया है ये जनसंख्या सिद्धांत से जो है माल्स संबंधित है, जनसंख्या का सिद्धांत दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो भारी उद्योग को जो प्राथमिकता दी गई थी ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी और ये जो है ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और पहली में जो है पहली पंचवर्षीय योजना इसमें जो है कृषि पर दिया गया था बल, और ये जो था ये हेरोडोमर मॉडल पर आधारित था। वहीं अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना की हम लोग बात कर लें तो ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये कृषि और उद्योग दोनों पर थी आधारित। और चौथी पंचवर्षीय योजना है, चौथी पंचवर्षीय योजना ये आत्मनिर्भरता पर था, मतलब इसमें जोर दिया गया था आत्मनिर्भरता पर। आगे हम लोग देख लें क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में दिया हुआ है कि सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर को लागू किया गया? तो ये जो सर्वप्रथम लागू किया गया था किस देश में पूछ रहा है, तो ये लागू किया गया था सर्वप्रथम फ्रांस में। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। जीएसटी जो है ये किस देश की देन है? तो ये भी फ्रांस की देन है। फ्रांस से जीएसटी को लिया गया था और फ्रांस में जो है पहली बार जीएसटी 1954 में हुआ था। और भारत की अगर हम लोग बात कर लें तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। इसीलिए जो है 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहला राज्य जीएसटी को लागू करने वाला था असम, और दूसरा वही अगर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार था। इसे ध्यान में रखेंगे, बिहार था। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि एकमात्र सैंक्चुअरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? तो ये जो हो जाएगा जिसमें कश्मीरी महामृग पाया जाता है ये हो जाएगा दाचीग्राम। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है गिर दिया हुआ ये गुजरात में स्थित है और एशियाई शेर के लिए प्रमुख है। एशियाई शेर यहाँ पे पाया जाता है, गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं अगर हम लोग हेमिस देखें तो ये लद्दाख में पड़ता है हेमिस नेशनल पार्क, और काजीरंगा जो है ये असम में पड़ता है और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 में दिया है कि जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का क्या उद्देश्य है? इसका जो हो जाएगा आंसर देख लें कि कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, ये होगा ही। वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, ये भी सही है। वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परिरक्षण, ये भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। दिया हुआ है कि बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था जी रोसेन ने किया था। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। और ये जो बायोडायवर्सिटी डे है ये 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें पारिस्थितिकी तंत्र, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है शब्द किसने दिया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये टर्न्सले के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी में दिया हुआ है टर्न्सले, ये पारिस्थितिकी तंत्र। वहीं अगर पारिस्थितिकी विज्ञान की हम लोग बात कर लें तो ये जो है अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया था पारिस्थितिकी विज्ञान। इसका आंसर यहाँ ऑप्शन ए हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देख लें। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है? तो सदैव आकर्षित होने वाला जो बल है ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा।
आगे देखते हैं। और सबसे मजबूत अगर हम लोग देख लें तो ये जो सबसे मजबूत बल है ये नाभिकीय बल होगा, वहीं अगर सबसे कमज़ोर देख लें तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे अगर दिया हुआ है जो ऑप्शन नंबर ए में, ये इसमें जो है चुंबकीय बल, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल होता है। और पेशीय बल जो यहाँ पे दिया हुआ है, पेशीय बल में भी दोनों होगा। और इसमें जो है विद्युत बल, इसमें भी दोनों होगा। तो आकर्षण बल जो केवल है ये गुरुत्वाकर्षण बल में ही होता है। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो इसमें नहीं पूछ रहा है ये हो जाएगा, इसका आंसर ए होगा, ध्वनि तरंग। ये जो ध्वनि तरंग ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग अगर हम लोग देखें तो ये 7 है, टोटल कितना हो जाता है, तो 7। कौन कौन है इसे भी एक बार हम लोग देख लें। गामा किरण जो है, उसके बाद एक्स किरण, उसके बाद पराबैंगनी, फिर दृश्य, उसके बाद जो है अवरक्त, फिर सूक्ष्म रेडियो तरंग, उसके बाद दीर्घ रेडियो तरंग। ये सभी जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे ध्यान में रखेंगे। वही अगर ध्वनि तरंग की बात कर लें तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि तरंग जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग होता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हम लोग 15 में दिया हुआ है कि शुष्क क्षेत्र का धनोद किसका बना होता है। तो शुष्क क्षेत्र का जो धनोद बना होता है ये बना होता है कार्बन का। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हम लोग 16 में दिया है कि हर्ष चरित्र में यम चेटी का उल्लेख मिलता है। यम चेटी होते थे। तो ये जो होते थे यम चेटी, ये रात्रि में पहरा देने वाली जो स्त्रियां हैं उसे ही कहा जाता था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लें। 17 में दिया है कि चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धर्म समूह से संबंधित था। तो चिदम्बरम का चोल मंदिर जो था ये संबंधित था नायर धर्म से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नायर धर्म से। और ये जो थे नायर धर्म, शैव धर्म के अनुयायी होते थे नायर धर्म। और अलवार जो संत हो जाते थे ये विष्णु के थे। और इसमें जो है कुल नायर जो धर्म है इसमें टोटल जो थे कुल संत 63 थे, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे 18 नंबर देख लेते हैं। दिया हुआ है कि किसी विलयन की कुल मात्रा तथा उसे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो ये जो अनुपात कहलाता है विलयन की सांद्रता कहलाता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 19 नंबर देखते हैं। निलंबन कणों का आकार कितना होता है। तो निलंबन कणों का जो आकार होता है ये होता है 10⁻² से 10⁻⁻4 सेमी के बीच होता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 में क्या दिया है, तो दिया है अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्न में कौन सा गैस उत्पन्न करता है। तो ये गैस जो उत्पन्न करता है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अम्ल जब कभी भी धातु से करता है रिएक्शन करता है तो धातु प्लस अम्ल जो है ये बनाता है लवण प्लस H2। लवण प्लस H2 बनाता है। और वहीं अगर भस्म अभिक्रिया करे अम्ल से तो लवण प्लस H2O बनाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। हम लोग 21 में दिया है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें जो सुमेलित नहीं है नाभिकीय मॉडल, ये जो दिया था नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद है ग्रहीय मॉडल, ये नील्स बोर के द्वारा, ये भी सही दिया हुआ है। सुमेलित नहीं यहाँ पे पूछ रहा है। उसके बाद क्वांटम मॉडल है, ये इरविन श्रोडिंगर के द्वारा, ये भी सही है। इसमें सभी सुमेलित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सभी सुमेलित है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 देख लें। 22 में दिया है कि क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंध होता है। तो क्लोरीन अणुओं के बीच जो सहसंयोजक बंध होता है वो एकल सहसंयोजक बंध होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देख लें। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों के सामूहिक रूप को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो क्षारीय मृदा धातु जो कहा जाता है ये कहा जाता है वर्ग 1 के तत्वों को। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ग 1 में जो क्षारीय धातु ये कौन कौन हो जाते हैं, इसे अगर हम लोग देख लें
तो इसमें जो है हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबेनियम, ये सभी जो है ये वर्ग 1 के तत्व है जो क्षारीय धातु कहलाते हैं। और वर्ग 2 के जो तत्व हैं ये सभी मृदा क्षारीय धातु कहलाते हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। और 11 के जो वर्ग 11 के सभी तत्व हैं इसे सिक्का धातु कहा जाता है। उसमें कौन कौन से तत्व आ जाते हैं, तो उसमें जो है उसमें सिक्का धातु जो कहा जाता है इसमें आ जाएगा सोना, चांदी, Ag, Au और Cu, सभी जो है सिक्का धातु कहलाता है, वर्ग 11 के तत्व हैं। वही अगर वर्ग 18 को देख लें तो वर्ग 18 में अक्रिय गैस आ जाते हैं सभी जो है। इसमें जो आ जाएंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सभी जो आ जाते हैं अक्रिय गैस जो है वर्ग 18 के तत्व हो जाएंगे ये सभी। आगे फिर देख ले हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को। 24 में दिया है 24 में दिया हुआ है कि लूनार कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है। तो ये जो लूनार कास्टिक है ये कहा जाता है सिल्वर नाइट्रेट को। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लूनार कास्टिक। और ये जो है दर्पण के पीछे जो है इसे पेंट करने में इसका प्रयोग होता है। और बोट के स्याही में जो है इसका प्रयोग हो जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। इसके अलावा अगर हम लोग देखें सिल्वर ब्रोमाइड जो है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसका जो प्रयोग है फोटोग्राफी में होता है। वहीं अगर सिल्वर आयोडाइड की हम लोग बात करें तो कृत्रिम वर्षा में होता है। और क्विक सिल्वर जो होता है, क्विक सिल्वर में सिल्वर जो पूछ लेता है इसमें कितना % होता है, तो क्विक सिल्वर में जो सिल्वर है 0% होता है, इसे ध्यान में रखेंगे, उसमें सिल्वर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखते हैं। 25 में दिया है कि निम्न में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है। 4 कक्षीय हृदय जो इसमें हो जाएगा, हम लोग इसे देख लें डिटेल में। तो मत्स्य वर्ग में जो भी है उसमें 2 चैम्बर होते हैं, हृदय में जो है 2 कक्ष होते हैं मत्स्य वर्ग में। उसके बाद उभयचर की अगर हम लोग बात कर लें तो उसमें 3 होता है, रेप्टिलिया में भी 3 हो जाएगा। और स्वीज जो है एबीज, इसमें जो है 4 हो जाएगा एबीज वर्ग में। और 4 हो जाता है इसमें कोष्ठ हृदय में। और मेमेलिया में भी 4 होता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है पक्षी वर्ग, इसे एबीज कहते हैं, इसमें तो 4 होता है। उसके बाद मानव जो है मेमेलिया में आ जाते हैं, इसमें भी 4 होगा। मगरमच्छ जो है, मगरमच्छ रेप्टिलिया में आ जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ और घड़ियाल जो है ये अपवाद है। इसमें जो है रेप्टिलिया में 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन मगरमच्छ और घड़ियाल जो है ये अपवाद हैं और इसमें 4 होते हैं। तो इसमें भी 4 हो जाएगा। 4 कक्षीय पूछ रहा था, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। इनमें से सभी 2 और 3 चैम्बर वाले जो हृदय वाले जो भी हैं उसमें जो है कोल्ड ब्लडेड होता है, मतलब कि विषमतापी वो हो जाएंगे। और 4 कक्षीय हृदय वाले जो हैं ये उष्ण रक्ततापी हो जाते हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें जो पहला दिया है ये अमाशय दिया है, अम्ल का निर्मोचन, अमाशय अम्ल का निर्मोचन, ये कि सही दिया हुआ। आगे फिर है बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है ये जल का अवशोषण करता है, ये भी सही है। छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, ये भी सही है। यकृत दिया हुआ है शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, यही गलत दिया हुआ है। यकृत जो है ये शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि नहीं है, बल्कि शरीर की जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है ये अग्नाशय हो जाएगा, जिसे पैनक्रियाज कहते हैं। और ये यकृत जो है ये बाह्य ग्रंथि है। आंसर इसका डी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। तो ऑक्सीजन रहित रक्त का जो प्रवाह होता है ये महाशिरा जो है इसमें होता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर देख लें। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है। तो ये जो जिम्मेदार है स्टोमेटा, आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है। तो परागणकारी जो इसमें जीव हो जाएगा
चमगादड़ होता है, ये मधुमक्खी भी होगा, पक्षी भी होगा। आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगर हम लोग परागण की बात कर लें तो वायु द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। वायु द्वारा किए गए परागण को जो है एनीमोफिल कहते हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर चींटी या किसी भी कीट के द्वारा परागण हो तो उसे जो है एंटीमोफिल कहेंगे। उसके बाद जो है पानी द्वारा जो होता है उसे हाइड्रोफिल कहा जाता है। पक्षी द्वारा ऑर्निथोफिल हो जाएगा। और एक जो है चमगादड़ के द्वारा जो होता है परागण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चमगादड़ के द्वारा जो होता है उसे चेरेप्टोफिल कहते हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। चमगादड़ के द्वारा जो है चेरेप्टोफिल कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को। 30 में क्या दिया है कि खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध है ये बाबर एवं राणा संगा के बीच हुआ था। यहाँ पे चार युद्ध है, उसे ध्यान में रखेंगे। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 में हुआ था, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, इसे ध्यान में रखेंगे। इसमें जो है इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। खानवा का युद्ध, इसके बाद जो है खानवा का युद्ध 1527 में हुआ जाता है और बाबर एवं राणा संगा के बीच। फिर चंदेरी का युद्ध जो है, चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है, बाबर एवं मेदिनी राय के बीच, इसे भी ध्यान में रखेंगे। फिर घाघरा का युद्ध है 1529 ईस्वी में, 29 में, और ये जो है बाबर एवं अफगान सेनाओं के बीच होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो हम लोगों ने देख लिया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राणा संगा के बीच हुआ था, बाबर एवं राणा संगा के बीच। इन सभी युद्धों में जो है बाबर ही जीता था, इसे ध्यान में रखेंगे। और बाबर की मृत्यु अगर हम लोग देखें तो बाबर की मृत्यु जो है ये 1530 में होती है, ध्यान में रखेंगे इसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। 31 में दिया हुआ है कि दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत ये किससे संबंधित है वही पूछ रहा है। ये जो है निम्बकाचार्य से संबंधित है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे दिया हुआ है और ऑप्शन में देख, रामानुजाचार्य जो है इसे, ये जो है विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है, इसे ध्यान में रखेंगे। और वल्लभाचार्य एक जो होता है ये शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। और निम्बकाचार्य तो हम लोगों ने देख लिया, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है। आगे फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 में दिया है कि सल्तनत काल में किस कृषि विभाग से संबंधित, सल्तनत काल में कृषि विभाग से जो संबंधित था ये हो जाएगा दीवान एक कोही। दीवान एक कोही जो है कृषि विभाग से संबंधित था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लाया गया था, इसे ध्यान में रखेंगे। दीवान ए बंदगान, जो इसका आंसर भी हो गया। दीवान ए बंदगान की अगर हम लोग बात कर लें तो ये दीवान ए बंदगान जो है दास विभाग था और इसे जो लाया था ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, FST, और ये हो गया MBT मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, इसे ध्यान में रखेंगे। और दीवान ए अर्ज की अगर हम लोग बात कर लें तो ये दीवान ए अर्ज जो है ये एक सैन्य विभाग था और इसे बलबंद ने लाया था। दीवान ए मुस्तखराज जो था ये वित्त विभाग था और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था। और वहीं अगर ये देख लें हम लोग ऑप्शन सी में दिया है जो दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात एक दान विभाग था, इसे भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया था, इसे ध्यान में रखेंगे सभी को। आगे क्वेश्चन नंबर 33 देख लें। 33 में दिया है कि द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? जैन संगीति जो है ये टोटल 2 हुई थी। पहली जो हुई थी जैन संगीति ये 300 BC में हुई थी, 300 BC पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। दूसरा जो हुआ था ये हुआ था 600 BC में और ये जो हुआ था वल्लभी गुजरात में, ध्यान रखिएगा इसे, वल्लभी गुजरात में। द्वितीय जैन संगीति ही पूछ रहा है कहाँ हुई थी, तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वल्लभी गुजरात में। आगे देखते हैं फिर हम लोग, इसका ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। दिया हुआ है कि प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये जो भारत आया था ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया।
आगे 35 देख लें क्या दिया हुआ है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से कौन है। तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये जो हो जाएगा पंचविश हो जाएगा। पंचविश और षड्विश जो है ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। 36 नंबर देख लें। 36 में है कि गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये जो अधिवेशन की अध्यक्षता है जवाहरलाल नेहरू ने की। आंसर इसका ऑप्शन ए हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने जो है टोटल 3 जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक जो था ये 1929 का जो है लाहौर अधिवेशन, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसकी वो हो गया। उसके बाद जो है एक 1936 का लखनऊ अधिवेशन, इसके बाद जो है ये लाहौर है। और फिर एक जो है 1937 में किए थे। 1937 में ये जो हुआ था फैजपुर गांव में हुआ था, और ये फैजपुर पहला था गांव जहां पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आंसर ऑप्शन ए हो गया इसका। अगर महात्मा गांधी की हम लोग बात कर लें तो महात्मा गांधी ने एक बार मात्र अध्यक्षता किया था कांग्रेस के अधिवेशन का, जो कि 1924 के बेलगांव का अधिवेशन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इन्होंने जो है कांग्रेस के 1931 के जो कराची अधिवेशन था उनकी अध्यक्षता की थी। 1931 के कराची अधिवेशन की। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है ये हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938, इसकी अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 भारत का पहला समाचार पत्र था। तो भारत का जो पहला समाचार पत्र था ये कौन सा हो जाएगा, बंगाल गजट। आंसर ऑप्शन डी हो गया। बंगाल गजट जो है ये 1780 में इसका प्रकाशन हुआ था, और जेम्स हिक्की के द्वारा जो है इसका प्रकाशन हुआ था, जो कि अंग्रेजी में था। वहीं अगर पहला भारतीय हिंदी समाचार पत्र की हम लोग बात कर लें तो ये जो था 1816 ईस्वी में, 1816 में इसका प्रकाशन हुआ था। और ये जो है कौन सा था, तो ये उदंत मार्तंड जो है था, ये जुगल किशोर के द्वारा जो है इनका प्रकाशन किया गया था। सभी पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। 38 दिया हुआ है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो नागरिक सेवा का जनक जो भारत में हो जाएगा ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर हो गया। कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक जो है ये सभी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। लॉर्ड कर्जन जो है ये बंगाल विभाजन से संबंधित है, और लॉर्ड रिपन जो है यहाँ पे दिया हुआ ये स्थानीय स्वशासन का जनक जो है रिपन को कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन दिया है सूची को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए। पहला जो इसमें दिया हुआ है संस्था और संस्थापक दिया हुआ है विश्व भारती। विश्व भारती जो संस्था है इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो इसके जो संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे, 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद है अभिनव भारत, ये वी.डी. सावरकर 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वेद समाज। वेद समाज जो है ये केशव चंद्र सेन हो जाएगा, वेद समाज। उसके बाद फिर है देव समाज, ये जो है पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। इस तरह से जो इसका आंसर होगा वो 3 1 4 4 2। आंसर जो होगा 3 1 4 2, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर हम लोग अभिनव भारत की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1921 में हुई थी, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे फिर जो है अभी ये विश्व भारती। अभिनव भारत जो है ये अभिनव भारत की जो है 1904 हुई थी स्थापना। और वेद समाज जो है, वेद समाज की स्थापना अगर देख लें तो ये 1864 में। उसके बाद जो है ये देव समाज, इसकी स्थापना 1888 में हुई थी, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें पहला दिया हुआ है शासन एवं संसदीय प्रणाली। ये कहाँ से लिया गया है, तो शासन एवं संसदीय जो प्रणाली है ये लिया गया ब्रिटेन से, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। समवर्ती सूची की अवधारणा ये ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से, यही नहीं होगा, अमेरिका से नहीं, मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से लिया गया है। वहीं अगर अमेरिका देखें तो अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है।
फंडामेंटल राइट जो है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। 41 नंबर देख लें, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये जो वर्णित है अनुच्छेद 109 में वर्णित है। विशेष प्रक्रिया यहाँ पे कहा गया, इस बात को ध्यान में दीजिएगा कि विशेष प्रक्रिया ये अनुच्छेद 109 हो जाएगा। और धन विधेयक की अगर हम लोग बात करें चर्चा, तो ये 110 में है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है तो राज्यों का संघ। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? ये जो वर्गीकृत किया गया है किसके अधीन किया गया है यही पूछ रहा है, तो ये जो हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है यही हो जाएगा इसका आंसर। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है, समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी जो है मूल अधिकार में है। और धर्म आदि के का जो अधिकार विभेद प्रतिषेध किया गया, ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लें, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहला जो कथन दिया हुआ है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, सही है। फिर है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, जो कि गलत दिया हुआ है। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, इसका जो चुनाव ये निर्वाचन आयोग करता है, यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होता, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लें, भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, बिल्कुल सही दिया हुआ है। 45 नंबर देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज संस्था से संबंधित जो है ये JBK राव समिति तो था ही, उसके बाद जो है LM सिंघवी समिति था, अशोक राय मेहता समिति भी था, PVN राव समिति जो है यही नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे ये संबंधित नहीं है। 46 नंबर देख लें, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा जो मिला ये 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो बोहरा समिति का जो संबंध है ये किससे था? ये राजनेताओं तथा अपराधियों का साठगांठ था, आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें 48 नंबर, और ये बोहरा समिति जो है इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, इसे ध्यान रखिएगा। आगे 48 नंबर है, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एक ही राज्य में जो नदी बहती है भारत की सबसे लंबी नदी, ये लूनी हो जाएगा। लूनी जो है ये राजस्थान में बहती है, और इसकी जो लंबाई है, लूनी नदी की लंबाई ये 495 मीटर है, इसे ध्यान में रखिएगा, 495 मीटर। आगे 49 देखते हैं, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश है। तो विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश उरुग्वे है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक बार अगर विजेता आप देख लें तो ये ब्राज़ील हो जाएगा। और 2022 में जो हुआ था ये विश्व कप फुटबॉल, इसकी जो विजेता टीम रही है अर्जेंटीना रही थी, अर्जेंटीना। और 2026 में जो इसका आयोजन होना है वो कहाँ पे होगा? तो ये फ्रांस में होगा, फ्रांस के पेरिस शहर में 2026 में, से ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण विषय से में बताता है? तो ये जो बताता है गार्गी संहिता जो है यही बताता है, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, गार्गी संहिता। यही ग्रंथ जो है यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आज हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर सेट नंबर 19 के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।